अब हम लोग बात करने वाले हैं आपका जो राज्यपाल की पदावधि और राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, इन पर बात होनी है कि राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, जैसे राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें ये निश्चित की गई थी। और राष्ट्रपति के पद के लिए जो शर्तें थी उनमें एक बात यह भी लिखी थी कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार इन दोनों में से किसी के अधीन लाभ का पद धारण नहीं करेंगे। लगभग वैसी ही सारी शर्तें राज्यपाल के पद के लिए निश्चित की गई, कोई विशेष अंतर नहीं है। विशेष अंतर कहें तो अंतर है ही नहीं है, ठीक है। बस केवल एक बात कही, वो आपको बताई भी कि अगर राज्यपाल को एक या अधिक राज्यों के लिए नियुक्त कर दिया जाता है तो उनका जो वेतन होगा वो उन सारे राज्यों पर आनुपातिक तौर पर भारित होगा जितने राज्यों के राज्यपाल वो नियुक्त होंगे। और अनुपात राज्यों के बीच इसे तय करने का काम क्या करेंगे? राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करेंगे। राष्ट्रपति ये बताएंगे कि कौन सा राज्य राज्यपाल के वेतन का कौन सा हिस्सा ये देगा। बाकी सिर्फ याद करने लायक चीजें हैं, कुछ भी समझाने लायक नहीं। जहां तक राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान है तो आपको मालूम है कि शपथ या प्रतिज्ञान इसे करने के बाद ही जो संवैधानिक अथॉरिटीज हैं वो अपने अपने पदों पर कार्य कर सकती हैं। एक प्रश्न ये उठता है कि शपथ या प्रतिज्ञान इसका उल्लंघन हो तो क्या होना चाहिए? भाई सवाल यह है कि हमने शपथ ली कि हम अमुक काम करेंगे और हमने उस शपथ का पालन नहीं किया तो फिर क्या होना चाहिए? यह प्रश्न राष्ट्रपति या राज्यपाल के संदर्भों में तो नहीं, लेकिन एक केरल के मंत्री के संबंध में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय तक जा चुका है। हम एकदम कंफर्म नहीं है कि उच्चतम न्यायालय तक गया था या उच्च न्यायालय तक। हो सकता है केरल हाईकोर्ट तक गया हो और यह हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट भी गया हो, लेकिन हां गया है, इतना तय है। और वो अथॉरिटी इस विषय पर उपलब्ध है, उसके आधार पर यह बात की जा सकती है कि अगर शपथ या प्रतिज्ञान इसका उल्लंघन कोई संवैधानिक अथॉरिटी करती है तो फिर क्या होना चाहिए। केरल के एक मंत्री महोदय एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलते समय यह भाषण दिए कि लोगों को अपनी कठिनाइयों के लिए, लोगों को उनके दैनंदिन जीवन में जो ग्राइवेंसेस हैं उनके सुलझाव के लिए आर्म्ड रिबिलियन यानी सशस्त्र विद्रोह ये करने से भी रुकना नहीं चाहिए। अब ये सारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल जो ताना बाना है उसके विरुद्ध है। और आपने शपथ जो पद की ली उसमें आपने ये कहा कि हम विधि द्वारा स्थापित, ठीक है, हम कानून के द्वारा स्थापित जो तरीके हैं उनका सम्मान करेंगे और पद और गोपनीयता दोनों की शपथ आपने ली है, पद की भी ली और गोपनीयता की भी ली है। गोपनीयता की शपथ में आप कहते हैं कि संघ या राज्य जैसी भी स्थिति हो उसके मंत्री के तौर पर जो विषय मेरे विचार के लिए लाए जाएंगे वे सारे विषय जब तक कि उनका प्रकटन किसी व्यक्ति के सम्मुख आवश्यक न हो तब तक हम उन्हें किसी भी व्यक्ति के सामने प्रकट नहीं करेंगे। क्योंकि भारत के रक्षा मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, उन्हें तो मालूम ही था कि सर्जिकल स्ट्राइक होने जा रही है, उन्हें तो मालूम ही था। और अगर यह सूचना कहीं से भी लीक हो जाती है
तो वो 200-300 सैनिक, उनमें से एक भी जिंदा वापस नहीं आता। इसलिए शासन में बैठे लोगों की जिम्मेदारी है कि वे सूचनाओं को लीक न करें। जब हम एचएस के एग्जाम देते थे तो एक सवाल पूछा गया था कि एक प्लॉट सड़क किनारे स्थित है, यह पता लग गया है, शासन में बैठे लोगों को तो पता ही लग जाएगा कि अमुक जगह पर हेलीपैड बनने वाला है, अमुक जगह से गंगा एक्सप्रेस वे निकलने वाला है, वहां तो पता ही लग जाएगा, क्योंकि प्राइमरी तौर पर जैसे ही चीजें शुरू होंगी, शुरू तो वो ही करेंगे, और जिस समय जहां से जो कुछ निकलेगा वहां पर जमीनों की कीमतें वो नहीं होती जो हेलीपैड या एक्सप्रेस वे निकल जाने पर होंगी। तो अगर प्लॉट जो कि वहां पर स्थित है वो खरीदा जाए उस समय, जबकि कुछ भी घोषित नहीं हुआ, तब तो बहुत कम कीमत में मिल जाएगा, लेकिन घोषणा होते ही उसकी कीमत बहुत हो जाएगी। यही प्रश्न था पहले स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जो विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम था, उसमें धारा 20 थी। धारा 20 कहती थी, अब तो बदल गई धारा 20, अब नहीं है वो। धारा 20 कहती थी कि न्यायालय को विवेकाधिकार होगा। विवेकाधिकार का मतलब राइट टू डिस्क्रिशन होगा। अगर न्यायालय यह पाता है कि संविदा जिसका प्रवर्तन चाहा गया है वो सब भांति ठीक है, कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम ठीक है, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर तुम लागू करो तो उसमें कोई खामी है ही नहीं, किसी ढंग की कोई खामी नहीं, इसके बाद भी न्यायालय उस संविदा के प्रवर्तन से इनकार यह कर सकता है यदि उसका प्रवर्तन असामयिक हो, अनइक्विटेबल हो। और इस संविदा का प्रवर्तन असामयिक है, क्योंकि साम्या क्या चाहती है, दोनों पक्ष क्लीन हैंड होकर आए। जब तक क्लीन हैंड नहीं है तब तक साम्या किसी को कोई अनुतोष देने की सिफारिश करेगी ही नहीं। आप क्लीन हैंड नहीं हैं, आपने लगभग उसे ठगा है, ठीक है ना, क्योंकि आपको जानकारी थी कि इसकी कीमत बहुत बढ़ने वाली है और आपने उसकी गैर जानकारी का लाभ उठाकर लगभग फ्री में ये चीजें हासिल कर ली। इसलिए संविदा के प्रवर्तन से इनकार हो जाएगा, नहीं होगी ये संविदा का प्रवर्तन। ये पहले धारा 20 कहती थी, यानी शासन में बैठे लोगों को चीजों की जानकारी बहुत पहले हो जाती है, इसीलिए उन्हें गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है कि वे उन विषयों को जो उस पदीय हैसियत में उनके विचार के लिए लाए जाएंगे, उनका प्रकटन तब तक किसी के सामने नहीं करेंगे जब तक कि वैसा प्रकटन उनके पदीय कर्तव्यों के निर्वहन के लिए जरूरी न हो। तो पद की भी शपथ होती है और गोपनीयता की भी शपथ होती है। पद की शपथ के तौर पर आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप विधि द्वारा स्थापित जो स्थितियां हैं उन्हीं का पालन करेंगे। तो पद की शपथ आपने ली है कि आप राज्य के मंत्री के तौर पर विधि द्वारा स्थापित तरीकों से ही शासन चलाएंगे। और आप पब्लिक मीटिंग में, जो पब्लिक मीटिंग को एड्रेस कर रहे हैं, तो आप क्या कह रहे हैं कि लोग अपने ग्राइवेंसेस के, लोग अपनी कठिनाइयों के समाधान के लिए यदि सशस्त्र विद्रोह इसका रास्ता अपनाते हैं तो भी कुछ गलत नहीं। तो आप संघ के या राज्य के मंत्री के तौर पर यह बात तो नहीं कह सकते। आपने शपथ का वायलेशन किया और बाकी मंत्री के तौर पर जो आपके कर्तव्य उनका उनमें से किसी का भी है वायलेशन आपने नहीं किया, इसलिए कोई आपराधिक अभियोजन आपके विरुद्ध चले, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, चीजें गलत हो सकती हैं लेकिन आपराधिक अभियोजन चले, ये एकदम दूसरी बात है। आपराधिक अभियोजन तभी चलेगा जब व्यक्ति ने अपराध किया हो, और अपराध करने का मतलब है ऐसा कृत्य जिसे विधि स्पेसिफिकली दंडनीय घोषित करती है। अगर एज ए एम्प्लॉय आपने कुछ गड़बड़ की है जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, तो विभागीय कार्रवाइयां होती हैं
आपराधिक अभियोजन नहीं, ठीक है ना। तो आपराधिक अभियोजन इनके विरुद्ध ये चल ही नहीं सकता, इनने कुछ ऐसा कहा ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन सवाल ये उठा कि ये ही हैज वायलेटेड द ओथ, ठीक है, विच ही हैज बीन एडमिनिस्टर्ड। अब सवाल ये लेकर लोग न्यायालय तक गए, तो न्यायालय ने इस विषय पर जो मत व्यक्त किया है, जब इस पर हंगामा हुआ तो मंत्री महोदय ने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा स्वीकार हो गया, क्योंकि पॉलिटिकल लोगों को यह लगता है कि अगर विपरीत मत आया तो उस समय हम इस्तीफा देंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं मालूम होगा, इस्तीफा दे दिया। लेकिन न्यायालय लोग जा चुके थे, तो न्यायालय ने जो वर्डिक्ट दिया है वो ये कहा है कि अगर कोई अपनी शपथ को वायलेट करता है तो चूंकि ही हैज डन नथिंग, उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसे कानून के मुताबिक न्याय निर्णित किया जा सके, ठीक ना। कानून के मुताबिक न्याय निर्णयन ये करने लायक उसने कुछ भी नहीं किया है, और हम न्याय कानून के मुताबिक कर सकते हैं, इसलिए हमारे पास इसकी कोई रेमेडी नहीं है। उन्होंने कहा जो अपॉइंटिंग अथॉरिटीज हैं वो चाहे तो इस विषय पर कार्रवाई करें और हटा दें, ठीक है। और इसका इस निर्णय का जो परिणाम हुआ है वो और उल्टा हुआ है। जैसे ही न्याय निर्णय आया, जो पहले इस्तीफा दिए थे उन्हें फिर से रीअपॉइंट कर दिया, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल लोगों की, वो तो खैर उनकी अपनी नैतिकता और सारी चीजें हैं, लेकिन हमारा जो विषय है कॉन्स्टिट्यूशन के अध्येता के तौर पर, कि अगर शपथ वायलेट होती, वेदर ही इज गवर्नर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्टर ऑफ स्टेट और यूनियन, तो जो अपॉइंटिंग अथॉरिटीज हैं वो संबंधित व्यक्ति को वापस बुला सकती हैं। और राज्यपाल, हमने आपसे पहले भी चर्चा की कि राज्यपाल को हटाने के लिए किसी महाभियोग की जरूरत नहीं है, बिकॉज ही हैज बीन नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कुछ करते हैं ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यही करते हैं, तो उसे 1 मिनट में ही वापस बुलाया जा सकता है। लेकिन ये उन्हीं का जिम्मा है। लेकिन पद और गोपनीयता, इसकी शपथ लिए बिना कोई व्यक्ति अपने पद पर काम नहीं करता कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था में। तो 159, ये लगभग वही शपथ, लगभग नहीं वही शपथ संविधान के, ठीक है, आपका संविधान और विधि दोनों का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण। प्रतिरक्षण की जरूरत कब होती है? जब कोई आक्रमण करे तो परिरक्षण इसकी जरूरत है, और संरक्षण अपनी ओर से, आक्रमण किसी और से नहीं है। जैसे आप मकान का संरक्षण करते हैं, उसमें पुताई कराते हैं, कोई गिरता है तभी पुताई कराते हैं, ऐसा थोड़ी है, गिरे ही नहीं तो संरक्षण, प्रतिरक्षण और परिरक्षण, अपने कार्यों से भी उसे वायलेट नहीं करेंगे। तो तीनों चीजें यहां रखी गई, यही राष्ट्रपति के संबंध में। और आपसे प्री में ये खूब पूछा जाता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल ये किस बात की शपथ लेते हैं, तो ये संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण, इसकी शपथ लेते हैं। उसके बाद कहता कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन, राष्ट्रपति ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगा। यह बिल्कुल ठीक वैसी ही बात है जिसे राष्ट्रपति के संदर्भों में हम लोगों ने पढ़ी थी। अनुच्छेद के सेक्शन 71 या 70 वहीं कहीं पर था, ठीक है ना। ऐसा उपबंध कर सकेगा
ठीक है, जो इस राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगा जो वह ठीक समझता है। आपसे पूछा जाए तो बच्चा बच्चा बता देता है कि राज्यपाल अगर किसी स्टेट के एकदम मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उस संबंधित राज्य के हाईकोर्ट के गवर्नर, वो हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, वो राज्यपाल के तौर पर काम करेंगे। ये लिखा कहां? ये कहीं नहीं लिखा है। राष्ट्रपति ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है। आपको वहां भी बताया था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति मानो दोनों एक ही विमान में और क्रैश हो जाए तो फिर क्या होगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेंगे। यह व्यवस्था भी बनाई गई है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में उल्लिखित नहीं है, लेकिन बनाया गया है ऐसा। ठीक है, तो कहता है 161 और 161 को 72 के साथ देखेंगे। जब तक 72 के साथ नहीं देखते तब तक दिक्कत आती है। क्या कहता है? किसी राज्य के राज्यपाल को उस विषय संबंधी जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी। क्या कहता है? सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा। यानी आपको हमने पहले भी कहा कि क्रिमिनल ट्रायल 2 चरणों में कंप्लीट होता है। एक चरण में व्यक्ति को सिद्ध दोष यह ठहराया जाता है और दूसरे चरण में उसे दंड यह दिया जाता है। तो जैसे ही सिद्ध दोष हुआ, राज्यपाल को शक्ति आ गई कि वो क्या कर सकते हैं? किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा कर दें। यानी दंड उसे मिलेगा ही नहीं, अब क्षमा कर दिया, बात खत्म हो गई। ठीक है, उसका प्रविलंबन, यानी यह कह दिया कि 2 साल तक दंड नहीं मिलेगा, साल भर तक दंड नहीं मिलेगा, उसका प्रविलंबन। विराम, ठीक है, आपका यह कह दिया कि फिलहाल रुक जाइए। कब तक रुकिए? कुछ नहीं कहा। ठीक है, विराम या परिहार। ठीक है, 2 सिद्धि बनी रहेगी, 2 सिद्धि बनी रहेगी, लेकिन दंड तब मिलेगा जब अगला अपराध करें। ठीक है ना? तो आपका उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश की। अब दंडादेश मिल गया, निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी। ठीक है, दंडादेश के संबंध में निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी। उसने कहा सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा। सिद्ध दोष है तो क्षमा भी कर सकते हैं। ठीक है ना? प्रविलंबन ये भी कर सकते हैं, विराम भी कर सकते हैं, परिहार भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आता है अथवा। ठीक है, दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की ये शक्तियां होंगी। दंडादेश का निलंबन करेंगे या परिहार करेंगे या लघुकरण करेंगे। जबकि राष्ट्रपति को सिद्ध दोष ठहराए गए व्यक्ति और दंडादेश पाए व्यक्ति दोनों के संबंध में एक जैसी ही शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है ना? दोनों के संबंध में उसकी शक्तियां एक जैसी हैं। और यहां दंडादेश के संबंध में अंतर आ रहा है, और यह दंडादेश के संबंध में अंतर ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। एक सवाल यह उठा, एक नानावटी का केस है, के.एम. नानावटी। के.एम. नानावटी केस पे ही वो अक्षय कुमार की फिल्म बनी है जिसमें नेवल ऑफिसर है वो और एक मर्डर कर देते हैं, नाम इस समय में ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, तो नानावटी केस में एक नेवल ऑफिसर ने मर्डर किया, सजा हुई। सजा होने के बाद ठीक है, आपका तत्काल संबंधित राज्य के राज्यपाल ने क्या किया? उसको तब तक सस्पेंड कर दिया
जब तक कि सुप्रीम कोर्ट में अपील ना हो जाए, तब तक के लिए सस्पेंड कर दिया दंडादेश। अब जब दंडादेश सस्पेंड हो गया तो नानावटी सरेंडर तो करेंगे नहीं, ठीक है ना। नानावटी ने एसएलपी, आपको मालूम है क्रिमिनल मामलों में एक ही अपील मिलेगी, ठीक है ना, अपील तो एक ही मिलनी है। आजीवन कारावास की सजा हुई, मृत्यु दंडादेश है नहीं, ठीक है। जो एज अ राइट 134 में आप आ जाएं, भाई मृत्यु दंडादेश हो तब तो एज अ राइट आ जाएंगे आप, मृत्यु दंडादेश है नहीं तो 134 1C आना चाहिए कि अन्य कोई उचित मामला हो और हाईकोर्ट प्रमाणित करे, तभी तो आप आएंगे, अन्यथा आप कैसे आएंगे, आप आ ही नहीं पाएंगे। या फिर जो क्रिमिनल अपीलेट जुडिक्शन को 134 सबसेक्शन 2 में एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है ना, तो एक्सटेंड किया है, उसमें भी शर्त है कि वो अपने पास मंगवाएं फिर सजा करें, ठीक है, आदि आदि, उसमें कोई मामला फंस नहीं रहा। और यह भी हो सकता है जब नानावटी केस हुआ हो तो क्रिमिनल अपीलेट जुडिक्शन एक्सटेंड किया ही ना हो संसद ने, यह भी संभव है क्योंकि सन हमें याद नहीं है। कुल मिलाकर सिचुएशन यह थी कि नानावटी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जा ही नहीं सकते थे सिवाय एसएलपी के। एसएलपी तो एक रास्ता है ही है, उसमें तो उनकी लीव चाहिए। एसएलपी फाइल करने के लिए हमने आपको बताया था अनुच्छेद 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय नियम बना सकता है, ठीक है ना, उन्हें नियम बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 145 146 में है, 145 में तो शायद ये बताया है कि पीठ कितने न्यायाधीशों से मिलकर गठित होगी, ठीक है ना। 146 में है शायद, बेयर आप मिला लेंगे, जब भी हम बेयर बोलेंगे आप मिला जरूर लेंगे क्योंकि इतनी गलतियां स्वाभाविक है। तो 146 में उच्चतम न्यायालय ने एक नियम बना रखा था कि whoever will come before us for the filing of SLP, और अगर एसएलपी वो दंडादेश के विरुद्ध फाइल करना चाहता है तो सबसे पहले सरेंडर करें। सरेंडर जब तक नहीं होता तब तक हम एसएलपी सुनेंगे ही नहीं, ठीक है ना। अब सवाल यह है, नानावटी एसएलपी फाइल करें तो पहले सरेंडर करें, और एसएलपी फाइल करते ही अपील फाइल हो गई, ठीक है ना, अपील फाइल हो गई, ये माना जा सकता है, ठीक है। और इनफैक्ट अपील कब फाइल होगी, जब विशेष अनुमति मिल जाए, इनफैक्ट तो तभी फाइल होगी, ठीक है। अब एक क्राइसिस पैदा हुई कि राज्यपाल का आदेश कब तक प्रभावी है, ठीक है। अगर वो सरेंडर कर दें, ठीक है, तो राज्यपाल का आदेश क्या कहता है, राज्यपाल का आदेश कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल होने तक वो क्या है, उनके दंड को रोका गया है। अपील फाइल होने तक, अपील कब फाइल होगी, जब अनुमति मिल जाए, ठीक है। अपील तो फाइल तब होगी जब अनुमति मिल जाए, उससे पहले तो फाइल होगी नहीं, और जब उससे पहले फाइल होगी ही नहीं तो सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 142 जो शक्तियां हैं सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है ना, वो जब अपनी अधिकारिता का प्रयोग कर रहे हैं उस समय वो न्याय के उद्देश्यों से जो कुछ जरूरी है सब कुछ कर सकता है, और सब कुछ करने में सजा का सस्पेंशन या जमानत दिया जाना यह भी शामिल है। लेकिन इसके लिए जरूरी है अपील फाइल हो, अपील फाइल हो। और अपील कब फाइल होगी, जबकि क्या होगा, अनुमति मिल जाएगी तभी फाइल होगी, और अनुमति तब मिले जब सरेंडर कर दें। अब सरेंडर मान लीजिए हो गया,
और आपने अनुमति ही नहीं दी, ठीक है ना, अनुमति ही नहीं दी, तो अपील तो कभी फाइल हुई नहीं, और अपील फाइल होने तक आदेश, एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिसमें कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि नहीं, शब्द क्या है, आपकी जो शक्तियां हैं, चाहे राष्ट्रपति की हो चाहे राज्यपाल की हो, सिद्ध दोष, ये शक्ति, ये शब्द प्रयोग हुआ है कि सिद्ध दोष व्यक्ति के संबंध में आप अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो जब तक प्रोसेस चल रहा है जुडिशियल, तब तक किसी व्यक्ति को क्षमा या उसके दंडादेश के निलंबन या परिहार या लघुकरण की जो शक्तियां हैं वो न्यायालयों द्वारा ही उपयोग की जाएंगी। जब फाइनल हो जाए, यानी कोई अपील प्रस्तुत करने का कोई हक किसी के पास ना बचे, एसएलपी फाइल करने का हक जब तक बचा हुआ है तब तक वो सिद्ध दोष है ये नहीं कहा जाएगा, ठीक है ना। सिद्ध दोष तभी कहा जाएगा जब किसी प्रकार का कोई अधिकार किसी के पास न बचे। इसलिए आप इस समय ये शक्ति प्रयोग नहीं कर सकते, या तो एसएलपी फाइल करने के लिए जो समय सीमा बनाई है वो निकल जाए, उसके बाद आप सिद्ध दोष उसे मान सकते हैं और उसके संबंध में शक्तियां प्रयोग कर सकते हैं। इस समय हम भी प्रयोग करेंगे। सरेंडर हुआ क्योंकि माना गया कि राज्यपाल ने उस समय अपनी शक्ति का प्रयोग कर लिया है जिस समय उसे यह शक्ति प्राप्त नहीं है, प्रीमैच्योर शक्ति का प्रयोग किया है, सरेंडर हुआ। आगे जो स्थिति रही वो रही। हम आपको यह बताना चाहते थे कि जब संघर्ष आता है दो प्राधिकारियों की शक्ति में, तो फिर क्या करते हैं, उसके बीच समन्वय ये बिठाते हैं 161 और 72, ठीक है, दोनों इस प्रकार की बात करती हैं। तो 72 और 161 दोनों की शब्दावली को देखना ठीक होगा कि आखिर 72 क्या कहती है। 72 कहती है राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए, ठीक है, किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया, किसी व्यक्ति के दंड की क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की, अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की, उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश सेना न्यायालय ने दिया है, उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश ऐसे विषय संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया है जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, और विशेषकर उसने कहा उन सभी मामलों में जिनमें दंडादेश या दंडादेश, मृत्यु दंडादेश, उन सभी मामलों में, ठीक है, शक्ति होगी। फिर सबसेक्शन 3 आता है, कहता खंड 1 के उपखंड गा की कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रयोक्तव्य मृत्यु दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेंगे। मृत्यु दंडादेश के संबंध में क्षमा शब्द का उपयोग नहीं हुआ है, ठीक है, केवल इतना कहा मृत्यु दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण, यानी क्षमा नहीं कर सकते। मृत्यु दंडादेश के संबंध में राष्ट्रपति को ही क्षमा का अधिकार है। और अगर देखें मृत्यु दंडादेश के संबंध में अधिकार राज्यपाल के क्या हैं, तो मृत्यु दंडादेश के संबंध में उनके अधिकार हैं परिहार, निलंबन या लघुकरण, ठीक है। और इसे जब सीआरपीसी की धारा 433 के साथ पढ़ते हैं, जो पुरानी सीआरपीसी है, तो वहां कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंडादेश मिला है तो उसे समुचित सरकार आजीवन कारावास में लघुकृत कर सकेगी, ठीक है ना, आजीवन कारावास में लघुकृत कर सकेगी। इसका मतलब ये हो गया राज्य सरकार की शक्ति का इस्तेमाल ये तो राज्यपाल के द्वारा ही होगा, क्योंकि सारे काम स्टेट के राज्यपाल के नाम में ही किए जाएंगे जैसे वहां राष्ट्रपति के नाम में किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर जो स्थिति निकलती है, आप 161 को पढ़ें और उसे पढ़ें, तो राज्यपाल
इसकी जो शक्ति का विस्तार है वो केवल उन्हीं मामलों तक है जिन पर राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार है। उसके अलावा किसी मामले पर राज्यपाल की शक्ति का विस्तार क्षमा, निलंबन, परिहार, लघुकरण आदि की शक्तियों का नहीं हो रहा। राष्ट्रपति का सभी चीजों पर है। और मृत्युदंडादेश के मामले में राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकता, निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति का ही प्रयोग कर सकता है। यह बात एकदम 72 और 161 को मिला देने से स्पष्ट हो जाती है कि क्षमा नहीं कर सकते, और वो मृत्युदंडादेश की दशा में क्षमा कर सकते हैं। बस इतना ही अंतर है। बाकी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार, तो जिन विषयों पर राज्य का विधानमंडल विधि बना सकता है, उन विषयों पर उनकी कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार होगा। ये बिल्कुल केंद्र जैसा ही प्रोविजन है, इसमें भी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको बताया जाए। ठीक है ना। शेष अभी 163 इस पर बात करते हैं, या फिर यूं कह लें कि राज्यपाल की जो मृत्युदंडादेश के संबंध में शक्तियां हैं वो बिल्कुल क्षमा कर देने की नहीं है। उसका निलंबन, परिहार या लघुकरण करने तक उसकी क्षमा की शक्ति ये विस्तृत हो रही है, ऐसे भी आप कह लें तो भी दिक्कत नहीं। लेकिन राष्ट्रपति कंप्लीटली क्षमा कर सकते हैं। लेकिन जहां तक राज्यपाल का सवाल है, मृत्युदंडादेश के मामलों में वो जिस शक्ति का प्रयोग करेंगे वो कौन सी है? आपका निलंबन, परिहार या लघुकरण। और ये अर्थान्वयन आपका 72(1)(c), ठीक है, उसमें जो बात कही गई है, और 72(3) में जो बात कही गई है, उसके प्रकाश में आप जब देखेंगे तो यही बात एकदम ठीक दिखाई देती है। और 433 सीआरपीसी भी इसी प्रकार की बात करेगी। जहां तक राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, तो बिल्कुल ठीक वैसे ही उपबंध है जैसे सेक्शन 74 में थे। लेकिन आपका जहां पर राष्ट्रपति द्वारा अपनी कार्यपालिका की शक्ति के प्रयोग के संबंध में उपबद्ध था, अनुच्छेद 53 जरा खोलें, देखें अनुच्छेद 53 में क्या कहता है आपका। तिरपन नहीं बल्कि 54, हाँ 53 ही है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। ठीक है, सिर्फ इतना ही लिखा है कि स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। मीनिंग दैट बाय राष्ट्रपति को यह स्वयं तय करना होगा कि जो शक्ति हमें प्रयोग करनी है वो जिस उद्देश्य के लिए प्रयोग होगी, उस उद्देश्य को देखते हुए इस शक्ति का प्रयोग मेरे द्वारा स्वयं किया जाना चाहिए या मंत्रिपरिषद की सलाह से किया जाना चाहिए। यह तय करने का काम स्वयं राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति या तो स्वयं करेंगे और या अपने अधीनस्थों के माध्यम से। लेकिन आगे 53 में उन्होंने कहा था कि जब भी राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है, अपने अधीनस्थ प्राधिकारी, और फिर कहता है सबसेक्शन 2 में पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा और उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होगा। ठीक है, और 53 आपका सबसेक्शन 3 अलग ढंग की बात कर रहा था और क्या कहता था, इस संविधान के अनुसार 53(1) क्या कह रहा था कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार या तो स्वयं और या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। यानी उसे देखना होगा कि वह अपनी शक्ति का प्रयोग इस संविधान के अनुसार ही करे और इस संविधान के अनुसार करने में उसे निर्णय करना होगा कि संविधान के अनुसार शक्ति का प्रयोग करने के लिए क्या जरूरी है। स्वयं बिना मंत्रिमंडल की सलाह के
शक्ति का प्रयोग ये ठीक होगा या मंत्रिमंडल की सलाह से ही शक्ति का प्रयोग ठीक होगा। और 74 कह रहा था, 74-3 थी शायद, कि राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल ने क्या सलाह दी, इस विषय पर कोई न्यायालय जांच नहीं करेगा और राष्ट्रपति जो काम करेंगे, काम करने के लिए नियम बना सकते हैं 74। वो 74 क्यों, आपका 77 था ना, ठीक है, जिसमें राष्ट्रपति ने नियम बनाए थे कि राष्ट्रपति स्वयं सारे काम नहीं करेंगे, लेकिन जब उन नियमों के मुताबिक किया जाएगा तो करे कोई, माना जाएगा राष्ट्रपति ने किया, क्योंकि नियम उन्होंने ही बनाए, उन्हीं के मुताबिक हो रहा है। ऐसे करके व्यवस्था निकल कर आ रही थी। ठीक है, आप जरा 163 पढ़ें, क्या कहता है, जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी में अपने विवेकानुसार काम करे। ये शब्दावली नहीं है 53 की। 53 की शब्दावली क्या है? 53 की शब्दावली कहता है कि राष्ट्रपति इस संविधान के अनुसार या तो स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से, ठीक है, यानी उसने ये नहीं कहा, जो क्लियर राइट टू डिस्क्रिशन है, क्लियर कट शब्दों में, वो 53 राष्ट्रपति को नहीं देता है, ठीक है ना। यहां क्लियर कट डिस्क्रिशन राज्यपाल को दिया है। क्या कहा उन्होंने, जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है, इसका मतलब यह संविधान अभिव्यक्त रूप से राज्यपाल से यह अपेक्षा करेगा कुछ स्थानों पर कि राज्यपाल अपने विवेक से काम करे, मंत्रिमंडल की सलाह से नहीं, इस संविधान के अनुसार या इसके अधीन, यानी संविधान के अधीन, यानी दोनों स्थितियां। एक स्थिति तो राष्ट्रपति जैसी है कि सिचुएशन के मुताबिक राज्यपाल ये तय करेगा कि उसे अपने डिस्क्रिशन से काम करना है या मंत्रिमंडल की सलाह से काम करना है, और दूसरी जगह पर संविधान स्वयं राज्यपाल से अपेक्षा करेगा कि वो अपने विवेक से ही काम करे। ठीक है, इन दो दशाओं को छोड़कर क्या करेगा, वह अपने कृत्यों में से उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों के प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। यानी इन दो बातों को छोड़ दीजिए। कौन सी? जब संविधान अभिव्यक्त रूप से अपेक्षित कर रहा है राज्यपाल से कि वो अपने विवेक के मुताबिक काम करे, वहां मंत्रिमंडल की सलाह नहीं लेगा, और जहां संविधान के अनुसार अगर वो काम करे तो आवश्यक होगा कि वो स्वयं ही काम करे, क्योंकि मंत्रिमंडल की सलाह उस स्थिति में ठीक नहीं होगी, मानना या लेना, तो भी वो स्वयं ही काम करे। इन दो मामलों को छोड़कर राज्यपाल से अपेक्षा है कि वो मंत्रिमंडल की सलाह के मुताबिक काम करे, जबकि राष्ट्रपति के साथ ये स्थिति नहीं थी। राष्ट्रपति के साथ शब्दावली क्या है, राष्ट्रपति इस संविधान के अनुसार, ठीक है, या तो स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से स्वयं निहित कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग करेगा। ठीक है, इसका मतलब राइट टू डिस्क्रिशन क्लियरली 163 में दिया गया है, जबकि 53 में राइट टू डिस्क्रिशन राष्ट्रपति को इंप्लाइडली प्राप्त है, ऐसा कहा जा सकता है, और वहां स्थितियां केवल एक है, जबकि राष्ट्रपति से अपेक्षित है कि वो स्वयं अपने विवेक से काम करें। कब? जबकि क्या हुआ है कि लोकसभा में कोई भी दल स्पष्ट बहुमत में नहीं है और राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट करना है, ठीक है ना, तब उनसे डिस्क्रिशन की अपेक्षा हुई है कि डिस्क्रिशन, और उसमें भी एक परंपरा, एक कन्वेंशन विकसित हुआ है कि सबसे बड़ी पार्टी के लीडर को ही वो सबसे पहले बुलाएंगे और उसके बाद ही कुछ करेंगे, तो वो डिस्क्रिशन भी उनका लिमिटेड हो गया है, उसका भी असीमित प्रयोग वो नहीं कर पा रहे हैं। हां, लोकसभा को डिसॉल्व करना उन दशाओं में, जबकि लोकसभा डिसॉल्व करने की सिफारिश
किसने की है? उस प्रधानमंत्री ने की है जो हाउस में मेजॉरिटी में नहीं है, ठीक है ना। तब हाउस को डिसॉल्व करना ये वो अपनी विवेक के अनुसार तय करके कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति विवेक के अधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे, वहां मौका ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस संविधान के अनुसार करना है ना उन्हें अपनी शक्तियों का प्रयोग। और जो संविधान के अनुसार करना है तो संविधान के अनुसार केवल एक स्थिति निकल कर आती है जहां पर उनके राइट टू डिस्क्रिप्शन का प्रयोग हो सकता है, शेष जगहों पर उनके राइट टू डिस्क्रिप्शन का प्रयोग हो ही नहीं सकता। जबकि राज्यपाल के संबंध में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित है। कहां? 356 हम लोग देखेंगे, वहां वो राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजेंगे कि उनकी राय में राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। यह रिपोर्ट भेजने में अभिव्यक्त रूप से राज्यपाल भेजेंगे, यह लिखा है। और सिचुएशन ऐसी कि इसमें मंत्रिमंडल की सलाह लेने की उन्हें कोई जरूरत नहीं है, अभिव्यक्त रूप से लिखा है। हम लोग अनुच्छेद 200 पढ़कर आए कि अगर कोई कानून ऐसा राज्य के विधानमंडल ने बनाया है जो हाईकोर्ट की शक्तियों पर विपरीत प्रभाव डालता है, या फिर भारत के अन्य राज्यों की जो स्थिति है या उस राज्य के जो जनता है उस पर कोई विपरीत असर डालता है, तो राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्यपाल उस विधेयक को आरक्षित कर लेंगे। तो उन्हें राइट टू डिस्क्रिप्शन ज्यादा है, ठीक है ना। राष्ट्रपति की अपेक्षा उन्हें डिस्क्रिप्शन ज्यादा है। और अभिव्यक्त रूप से यह बात 163 में लिखी हुई, 163 की जो फ्रेमिंग है 163 सबसेक्शन 1 की, वो तय कर देती है कि राष्ट्रपति की तुलना में उन्हें विवेक का अधिकार अधिक है। और ऐसा होना स्वाभाविक भी है क्योंकि राज्य में वे केंद्र के प्रतिनिधि हैं और इसी रूप में उनकी भूमिका देखी कि उनकी ड्यूल कैपेसिटी है। एक कैपेसिटी में वो स्टेट के एग्जीक्यूटिव हेड हैं और दूसरी क्षमता में वे केंद्र के प्रतिनिधि हैं, इसलिए इस प्रकार की स्थिति देखी गई है। तो केवल 163 सबसेक्शन 1 जहां राष्ट्रपति से राज्यपाल की स्थिति थोड़ी भिन्न हो जाती है, उसे छोड़कर पूरा 163 वैसा ही है जैसा आपका केंद्रीय व्यवस्था में है कि मंत्रिपरिषद ने उन्हें क्या सलाह दी ये उनसे कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। कोई व्यक्ति मंत्री नियुक्त हो सकेगा, दोनों सदनों में से किसी के सदस्य ना हो। जहां दो सदनीय व्यवस्था है, जहां एक सदनीय है वहां एक सदन का वो सदस्य ना हो। आपको सारी चीजें मालूम है और यह भी मालूम है कि अगर क्या किया, एक बार अपॉइंट किया और 6 महीने बीत गए, दोबारा फिर अपॉइंट कर दिया, तो कोर्ट ने कहा था कि नहीं, ये जो 6 महीने तक बिना सदन का सदस्य हुए अपॉइंटमेंट की जो शक्ति दी गई है वो इसलिए नहीं दी गई कि जो अयोग्य लोग हैं उन्हें आप मंत्री बनाए रखो, कि वो बार बार आप 6 महीने के लिए उन्हें एक्सटेंड करते रहो, इस्तीफा दिलवा दो हर 6 महीने बाद फिर अपॉइंट कर दो। ये नहीं, ये इसलिए दी गई कि ताकि कोई पर्सन अफेबिलिटी है नहीं जीत सकता तो हो सके इसके लिए। और आपका ये 1A ये जोड़ा जग गया है 163 में, तो वो भी वैसा ही है जैसा 75 में था कि जो कुल सदस्य संख्या है उसके कितना 15% से अधिक मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल की सदस्य संख्या नहीं हो सकती, बस इतना। बाकी तो सब कुछ वैसा ही है, सब कुछ वैसा ही है। ओथ लेंगे आप मंत्री बनने से पहले, सब कुछ वैसा ही है, तो इसलिए उसे बताने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना। तो 163 164 वो बिल्कुल वैसे ही है मंत्रियों के बारे में, अन्य उपबंध और 163, ठीक है ना। और 163 सबसेक्शन 2 कहता है यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विषय ऐसा है या नहीं जिसके संबंध में इस संविधान सभा द्वारा या इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करे, तो राज्यपाल का अपने विवेकानुसार किया गया विनिश्चय अंतिम होगा और राज्यपाल द्वारा की गई इस बात
किसी बात की विधिमान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि उसे अपने विवेकानुसार कार्य करना चाहिए था या नहीं। यह भी और राज्यपाल की शक्ति है। राज्यपाल को एक तो क्लियरली ये कहा गया कि जहां इस संविधान द्वारा अपेक्षित है कि वो कैसे काम करे, अपने विवेकानुसार, और या फिर संविधान अभिव्यक्त रूप से उपबंधित कर रहा है कि वो अपने विवेकानुसार काम करे तो वहां करेगा, जैसे 200 में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित कर रहा है। और अगर कोई स्थिति ऐसी है जहां अभिव्यक्त रूप से उपबंध नहीं है कि राज्यपाल अपने विवेक के मुताबिक काम करे, जैसे क्या हुआ वेस्ट बंगाल में सरकार चल रही थी, सत्र में विधानसभा सत्र में नहीं, जैसे यूपी विधानसभा इस समय सत्र में नहीं, और इसी समय सरकार अल्पमत में आ गई। सरकार अल्पमत में आ गई मीनिंग दे भाई जो सरकार के समर्थन में लोग थे उन्होंने विड्रॉ कर लिया अपने सपोर्ट को। अब मुख्यमंत्री का कहना था इन्होंने विड्रॉ कर लिया तो कर लिया, ठीक है ना, इन्होंने विड्रॉ कर लिया तो कर लिया होगा, हम अभी भी मेजॉरिटी में हैं, ठीक है, हम अभी भी मेजॉरिटी में हैं। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से यह कहा कि आप तत्काल सेशन बुलाएं और विश्वास मत हासिल करें। पूरे संविधान में कहीं भी यह व्यवस्था नहीं है कि विश्वास मत हासिल करे सरकार या अपना बहुमत सिद्ध करे विधानसभा में, यह लिखा हो, ऐसा पूरे संविधान में कहीं नहीं लिखा है, ठीक है। केवल इतना ही लिखा है कि सरकारें, वहां लिखा है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगी और यहां लिखा है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगी, केवल इतना ही लिखा है। और यह लिखा है कि राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा जो बहुमत प्राप्त दल का नेता है। यही स्थिति राज्यपाल की मुख्यमंत्री के बारे में है। अब बहुमत प्राप्त दल का नेता कौन है, इस विषय पर राज्यपाल या राष्ट्रपति का अपना विवेक है, जिसे वो बहुमत प्राप्त दल का व्यक्ति समझते हैं, वो अपने मन से भी तय कर सकते हैं और वो कोई जांच करने के पश्चात ये तय कर सकते हैं कि अमुक व्यक्ति बहुमत प्राप्त दल का नेता है या नहीं। और इस जांच में यह भी शामिल है, यह न्यायालयों के निर्वचन से आया है कि वो किसी व्यक्ति से कहें कि विश्वास मत हासिल करिए, ठीक है ना। विश्वास मत हासिल करने जैसी बात संविधान में नहीं लिखी है। संविधान नहीं कहता, वो तो जब चलेगी विधानसभा लोकसभा तो तुम प्रस्ताव ही नहीं पारित करा पाओगे, उत्तरदायी तो उन्हीं के प्रति होना है, तो तुम खुद ही इस्तीफा देने पर मजबूर होगे। लेकिन यह नहीं लिखा है कि विश्वास मत लेंगे। अब विधानसभा विश्रांति काल में है, इन्होंने समर्थन वापस ले लिया, मुख्यमंत्री का कहना है हम अभी भी बहुमत में हैं। राज्यपाल ने यह कहा कि आप हाउस बुलाइए और तय करिए, ठीक है, विश्वास मत लीजिए। हाउस बुलाना मुख्यमंत्री का काम है, राज्यपाल का काम नहीं है। राज्यपाल नहीं कर सकता, हाउस बुला ही नहीं सकता, ठीक है ना, वो मुख्यमंत्री से कहेगा, ठीक है, हाउस बुलाइए। हाउस बुलाना मुख्यमंत्री का काम है। हाउस शुरू हुआ, ठीक है, मुख्यमंत्री ने बुला दिया, तब तक विधानसभा अध्यक्ष ने हाउस को स्थगित कर दिया। अब जब हाउस स्थगित हो गया फिर विश्वास मत या आगे की कार्यवाही होगी ही कैसे। ऐसी दशाओं में वहां क्या लिखा है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत सारा मंत्रिमंडल कार्य करेगा, अपने पदों पर रहेगा, यहां राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, ठीक है ना। हालांकि अगर कोई बहुमत में है तो प्रसाद पर्यंत शब्दों का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि अगर आप बहुमत प्राप्त व्यक्तियों को हटा देंगे सरकार से, ठीक है, उन्हें बर्खास्त कर देंगे, आप कहेंगे कि हमें हमारे प्रसाद पर्यंत आपको रहना है पद पर, हम अपना प्रसाद विड्रॉ कर रहे हैं, तो आप अगली सरकार कैसे बनाएंगे।
क्योंकि अगली सरकार आप बनाएंगे तो है ही, क्या करेंगे? ठीक है, इसलिए माना यह गया है कि राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए ये जो लिखा है कि प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, ये ऐसी दशाओं के लिए लिखा है जबकि स्थिति हो कि कोई मेजॉरिटी लूज कर गया हो, मेजॉरिटी में ना हो और उसके बाद भी इस्तीफा न दे रहा हो। ठीक है, उसके बाद भी इस्तीफा न दे रहा हो, उस दशा के लिए ये है। आज तक केंद्रीय स्तर पर तो ये स्थिति आई नहीं, जैसे ही विड्रॉ होता है लोग जाके इस्तीफा दे देते हैं, स्वयं बर्खास्त करने की स्थिति कभी नहीं आई। ठीक है ना, लेकिन वेस्ट बंगाल में ये आई है। ठीक है, इस एपिसोड में क्या हुआ कि बीच में विड्रॉ हो गया सपोर्ट, राज्यपाल कह रहा है कि आप विश्वास मत यह हासिल करिए विधानसभा से, लेकिन विधानसभा स्थगित हो गई है, विश्वास मत हासिल कर ही नहीं रहे और पद से इस्तीफा ये भी नहीं दे रहे और कह रहे कि हम बहुमत में हैं। राज्यपाल ने पूरी सरकार को उठाकर बर्खास्त कर दिया। ठीक है ना, पूरी सरकार को बर्खास्त कर दिया और दूसरा जो गुट था उसे मुख्यमंत्री बना दिया। ठीक है, लेकिन यहां पर एक चीज तो आई कि यह स्थिति ऐसी थी जिसमें राज्यपाल ने अपने विवेक से फैसले किए। ठीक है ना, और यह ताकत उन्हें कहां से मिल रही? 163 सबसेक्शन 1 से, कि जहां इस संविधान द्वारा अभिव्यक्त रूप से अपेक्षित है, अभिव्यक्त रूप से तो वहां अपेक्षित है 200, 356। 200 में कहता है कि अगर कोई विधेयक ऐसा है जिसमें हाईकोर्ट की शक्तियों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा या उस राज्य की या अन्य राज्यों की शक्तियों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ेगा तो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करेंगे। 356 में उसी ढंग की बात है, तो अभिव्यक्त रूप से वहां उपबंधित है। लेकिन इस संविधान के अनुसार कहीं पर अगर यह जरूरी हो रहा है कि वो अपने विवेक के अनुसार काम करें, ये सिचुएशन ऐसी ही थी जिसमें यह अपेक्षित हो रहा था कि वो अपने विवेक के मुताबिक काम करें, तो भी वो अपने विवेक के मुताबिक काम करेंगे। और सबसेक्शन 2 इस बात को और सपोर्ट दे रहा है। सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर कोई सिचुएशन है जिसके बारे में यह तय किया जाना है कि उन्हें इस दशा में मंत्रिमंडल की सलाह से काम करना चाहिए या अपने विवेक के मुताबिक, तो ये वही तय करेंगे कि उन्हें किस प्रकार काम करना चाहिए और जो वो तय करेंगे वो विनिश्चय अंतिम होगा, उसमें उसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। यानी आप ये नहीं कह सकते कि उस दशा में राष्ट्रपति ने मंत्रिमंडल बर्खास्त करके गलत किया, उन्हें मंत्रिमंडल की सलाह लेनी चाहिए थी, क्योंकि अभिव्यक्त रूप से कुछ उपबंधित नहीं था। लेकिन अभिव्यक्त रूप से उपबंधित न भी हो तो भी 163 सबसेक्शन 1 कहता है कि वे निर्णय कर सकते हैं कि किस परिस्थिति में उन्हें अपने विवेक से काम करना है। तो इस तरह देखें तो राष्ट्रपति से उनकी शक्ति बढ़ी हुई दिखाई देती है, और वो बढ़ी हुई शक्ति इसलिए नहीं है कि वो राज्यपाल राष्ट्रपति से बढ़े हैं, नो, वो उनके प्रतिनिधि के तौर पर है और प्रतिनिधि के तौर पर काम करने के लिए ये शक्तियां होना जरूरी है। ठीक है ना, तो 163 और 164, 165 बिल्कुल वैसा ही है जैसा 76 है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जैसे केंद्र के स्तर पर होंगे, ऐसे ही राज्यों में 165 में एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया ये होंगे। ठीक है, तो इसे बताने की कोई जरूरत नहीं है। और 166 बिल्कुल ठीक वैसे ही है जैसा वहां 77 था। राष्ट्रपति कार्य संचालन के लिए नियम बना सकते थे और राष्ट्रपति इसके लिए भी नियम बना सकते थे कि यह प्रमाणित कैसे किया जाए कि कोई काम राष्ट्रपति ने किया है या राष्ट्रपति के द्वारा बनाए गए नियमों के मुताबिक किया गया है। और अगर उस रीति से प्रमाणित कर दिया गया है कि अमुक काम राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों के मुताबिक किया गया है, तो यह सवाल नहीं उठेगा कि यह काम राष्ट्रपति ने नहीं किया है, यह मान लिया जाएगा। ठीक है, सॉरी, तब यह प्रश्न नहीं उठेगा कि ये ऑथेंटिकेशन, ये जो प्रमाणन है ये गलत है, ये नहीं माना जाएगा। ये माना जाएगा ये प्रमाणन राष्ट्रपति की सहमति से ही हुआ है और ये प्रमाणन मौजूद है कि राष्ट्रपति ने इस काम को किया है, लेकिन इनफैक्ट राष्ट्रपति ने नहीं किया है, ये साबित किया जा सकेगा। ये बात आपको 77 जब बताई गई थी तो खूब बताई गई थी।
ठीक है, तो बिल्कुल ठीक जो 77 के संबंध में है वो सारा कुछ 166 के संबंध में है, इसलिए इसे रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप 77 का अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा तो आप 77 का जो वीडियो है वो सुन लेंगे, बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल 166 वैसा ही है। और बाकी आपको ये सब बताया ही गया है, राज्य की विधायिका, इसकी संरचना और विधानमंडलों की अवधि वगैरह, ये सारा कुछ हाउस के ऑफिसर, विधानसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये सारी चीजें आपको बता दी गई। ठीक है ना। अच्छा, और स्थान कैसे रिक्त होंगे, निर्योग्यताएं क्या हैं, योग्यताएं क्या हैं, ये सारी चीजें आपको बताई गई। और 194 जो प्रिविलेजेस हैं, ठीक है, जो विधानमंडल के सदस्य हैं उनकी जो शक्तियां, विशेषाधिकार, उन्मुक्तियां, ये बिल्कुल कैसी है, संसद के सदस्यों जैसी हैं, केंद्रीय विधायिका के सदस्यों जैसी हैं, तो ये भी आपको बताई जा चुकी है, इसलिए इनका अभी कोई मतलब नहीं है। और आपका ये जो विधायी प्रक्रिया है, चाहे वो सामान्य विधायी प्रक्रिया हो और चाहे बजट के पास होने की प्रक्रिया हो, ये भी आपको बताई गई है। ठीक है ना, बजट पास होने की प्रक्रिया और सामान्य विधायी प्रक्रिया, ये भी सारा कुछ बताया गया है। इसके बाद वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया, तो वो बजट के संबंध में प्रक्रिया का बता रहा, लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान, ये सारा कुछ बताया गया है। और फिर ये साधारणतया प्रक्रिया के नियम, जैसा वहां 118 था, 119 था, 120 था, 121 था, क्या कहता था कि प्रक्रिया के नियम जो संसद के सदन हैं वे किस तरह चलेंगे, इसके संबंध में प्रक्रिया के नियम बनाने का हक इस संविधान के उपबंधों के अनुसार, ठीक है, इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति तय करेंगे, और संबंधित हाउस का जो प्रिजाइडिंग अफसर होगा, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति, दोनों की सलाह से वो ऐसा करेंगे। ऐसे यहां प्रक्रिया के नियम 208 में कहता है, इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल का कोई सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के लिए विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। यानी अपनी हाउस जो है अपनी प्रक्रिया के संचालन के लिए नियम खुद बनाएगा। वहां भी स्थिति यही थी, और वहां भी राष्ट्रपति नियम बना सकते थे जब तक हाउस न बनाए, और यहां भी राज्यपाल बना सकेंगे। सब सेक्शन 2 देखें, जब तक खंड 1 के अधीन नियम नहीं बनाए जाते तब तक इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले तथा स्थानीय प्रांत के विधानमंडल के संबंध में जो प्रक्रिया के नियम और स्थायी आदेश प्रवृत्त थे वह ऐसे उपांतरणों और अनुकूलनों के अधीन रहते हुए उस राज्य के विधानमंडल के संबंध में प्रभावी होंगे, जिन्हें यथास्थिति विधानसभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति उनमें करे। यानी जो पहले चल रहे थे, जब तक न बने तब तक वो प्रभावी। फिर क्या कहता है, राज्यपाल विधान परिषद वाले राज्य में विधानसभा के अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति से परामर्श करने के पश्चात दोनों सदनों में परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेगा। यानी प्रोसीजर राज्यपाल, राष्ट्रपति, ये सारे लोग मिलकर तय करेंगे। ये वहां भी था, यहां भी है, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विनियमन, ये वहां 119 था, शायद 119 में जो बात थी वही यहां है कि बजट ये जब पारित कराया जाएगा तो प्रक्रिया किस ढंग से चलेगी, तो ये आप देख लेंगे। विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा, ये भी वहां था। ठीक है, और विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन, भाषा में ये जरूर देख लेंगे कि सामान्य क्रम में उन्होंने अंग्रेजी को अनुमित किया है। ठीक है, और सामान्य क्रम में अंग्रेजी को शायद 15 साल के लिए अनुमित किया है। हाँ, 15 साल के लिए, लेकिन वो लगातार बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि लिखा हुआ है आपका किसमें, सबसेक्शन 2 में, जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंधित न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो या अंग्रेजी शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया है।
और ये अनुच्छेद कह क्या रहा है कि विधानसभा या विधान परिषद का कोई सदस्य जब सदनों में बोलेगा तब या तो हिंदी में बोलेगा या अंग्रेजी में और या अपनी जो लोकल लैंग्वेज उसकी है उसमें बोलेगा। 15 साल बाद अगर विधानमंडल अन्यथा उपबंध नहीं करता है तो 15 वर्ष ये जो शब्द है इनका ऐसे मान लिया जाएगा मानो लोप कर दिया गया। तो सारे विधानमंडलों ने बढ़ा रखा है तो अभी भी अंग्रेजी वहां भाषा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों के विधानमंडलों के संबंध में यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो वहां 15 वर्ष के स्थान पर 25 वर्ष शब्द रख दिए गए। ठीक है ना। और यह कि अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम राज्यों के विधानमंडलों के संबंध में कि 15 वर्ष के स्थान पर 40 साल ये रख दिया गया। यही बस इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और वो जैसा 121 था वैसा ही 211 है। ठीक है, जैसा 121 था वैसा 211। कहता उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश कि अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए आचरण के संबंध में राज्य के विधानमंडलों में कोई चर्चा नहीं होगी। यही 121 में लिखा था। और न्यायालयों द्वारा विधानमंडलों की कार्रवाइयों की जांच न किया जाना, यानी अंदर जो कुछ होगा उसके संबंध में न्यायालय की शक्ति नहीं होगी। ऐसा उपबंध वहां भी था 122 में और यहां भी है। ठीक है, तो अब केवल राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति बची और उच्च न्यायालय। ठीक है, तो ये हम लोग अगले जो सेशन होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के क्लास के उनमें बात करेंगे और हम लोग राज्य की जुडिशरी पे अब बात करेंगे।